हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो मेजरमेंट का, मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। तो बेटा अब अगर मेजरमेंट की बात करते हैं कि मेजरमेंट है क्या, तो आप मेजरमेंट में कह सकते हो आप अननोन वैल्यूज को फाइंड करते हो। आपको कोई अननोन वैल्यू गिवन हो किसी फिजिकल क्वांटिटी की, तो आप उसको मेजर करते हो। किस तरीके से मेजर करते हो? किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से। हमारे पास कोई स्टैंडर्ड रेफरेंसेस हैं, उन रेफरेंसेस से हम उन अननोन वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेजरमेंट। अब जब भी आप मेजरमेंट करते हो तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमेशा एक्यूरेट नहीं आता है। कहने का मतलब कि अगर आपके पास कोई वैल्यू आप मेजर कर रहे हो तो उसकी एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। आप बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाते। एक्यूरेसी आ जाती है, लेकिन उस एक्यूरेसी के लिए अपने को बहुत सारे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स, प्रिसीजंस, बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तब आप उस रिजल्ट के एक्यूरेट रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं। लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जो अपने पास कुछ एरर्स रह जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वही बात करने वाले हैं कि जब अपन मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट के अंदर किस किस टाइप के एरर्स आने के चांसेस होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा आज है एक्यूरेसी एरर्स ऑफ मेजरमेंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं व्हाट इज एरर, कि एरर क्या है, तो हम डिफाइन करेंगे द डिफरेंस इन द एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कौन सी? एक्चुअल में हमारे पास उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू है, एंड द मेजर्ड वैल्यू। और मेजर्ड वैल्यू कौन सी? जो आपने मेजर की है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो उस एक्चुअल वैल्यू और आपकी मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आएगा इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। उसी को हम कहते हैं मेजरमेंट का एरर, कि कितना एरर आपकी मेजरमेंट के अंदर आया उस एक्चुअल वैल्यू से। जो आपका रिजल्ट आया वो कितना प्लस या माइनस है, उस चीज को आप कह दोगे एरर। तो एरर को अगर हम आगे क्लासिफाई करें, एरर्स बहुत टाइप्स के अपने पास हैं। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स में फर्स्ट टाइप का एरर अगर हम देखते हैं वो अपने पास है सिस्टमैटिक एरर। अब नाम से थोड़ा पता लगता है सिस्टमैटिक मतलब एरर तो है, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से है। इस एरर के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो किसी एक साइड में शिफ्ट करता जाता है, या तो फिर मेजर वैल्यू से बढ़ता ही जाएगा या फिर मेजर वैल्यू से कम ही होता जाएगा। और दूसरा कहते हैं सिस्टमैटिक एरर्स, वो एरर्स जिनका रीजन आपको पता हो कि किस वजह से हमारे पास एरर्स आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या है सिस्टमैटिक एरर्स और किस तरीके से हमारे पास ये एरर आता है। तो सिस्टमैटिक एरर, द एरर्स हुज कॉज आर नोन आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर्स। ऐसे एरर्स जिनके कॉज, जिनके कारण आपको पता हो कि किस वजह से हमारे पास वो एरर आए हैं, ऐसे एरर्स को आप कह दोगे सिस्टमैटिक एरर। अब किस किस वजह से आ सकते हैं? तो द वेरियस कॉजेज मे बी, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? जैसे फर्स्ट कॉज जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि आपका इंस्ट्रूमेंट ही डिफेक्टिव हो, प्रॉपर डिजाइन ना हो, प्रॉपर कैलिब्रेट ना हुआ हो। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट से अगर आप मेजरमेंट करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो मेजरमेंट कभी सही नहीं आएगी। तो हमारे पास फर्स्ट जो है इनकरेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस। या तो आपके पास जो डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट है इनकरेक्ट डिजाइन, उसका डिजाइन सही नहीं हुआ, वो बनाई सही नहीं है, इंस्ट्रूमेंट में ही थोड़ा डिफेक्ट है, तो आप उससे मेजरमेंट सही नहीं कर सकते। या फिर आपको कैलिब्रेशन, उसकी कैलिब्रेशन सही नहीं कर रखी है आपने। जो हमारे पास स्टैंडर्ड जो हमने मेजरमेंट के लिए डिवाइसेस रखे हैं उनसे आप उनको मेजर करो। जो आपके पास डिवाइस है, हम डिवाइस कैसे बनाते हैं, स्टैंडर्ड जो हमारे पास है उनसे कंपेयर करके डिवाइसेस बनाते हैं। तो इस कंपैरिजन के प्रोसेस के अंदर अगर आप सही से कंपेयर नहीं करते हो, सही से कैलिब्रेट नहीं करते हो उसको, तो भी हमारे पास एरर्स आ सकते हैं। जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे उसके अंदर अगर कोई डिफेक्ट आता है तो वो हमारे पास आता है सिस्टमैटिक एरर्स के अंदर। और ऐसे डिफेक्ट्स को जिनमें हमारे पास इंस्ट्रूमेंट का डिफेक्ट, उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कह देते हैं। सेकेंड हम यहाँ पे देखते हैं लिमिटेशन ऑफ द मेथड यूज्ड इन मेजरिंग। अब आप कोई चीज मेजर कर रहे हो, उसको मेजर करने के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर प्रोसेस होना चाहिए, कोई वे होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए किस तरीके से आप उसको मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर अपने पास हम कहते हैं कई चीजों में बस लिमिटेशन आ जाती है कि आप डिस्टेंस को सही से मेजर नहीं कर पाते हो, किसी फिजिकल क्वांटिटी को सही से मेजर नहीं कर पाते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि मान लो आपको इतना डिस्टेंस आपको मेजर करना है, तो इतना डिस्टेंस आप इजीली मेजर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? स्केल रखें
स्केल करके आप ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट मतलब कम एरर से ऑलमोस्ट एक्यूरेट बता सकते हो। इससे थोड़ा बड़ा डिस्टेंस हो आप इंच टेप लेके बता सकते हो, लेकिन अब जैसे डिस्टेंस मेजर करने आपको थोड़े लार्ज 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो उसके लिए हमारे पास इतना लंबा कोई डिवाइस नहीं है। तो उस प्रोसेस के अंदर से आप घरों में भी कई बार मेजरमेंट करते हो, तो हमारे पास स्केल 15 सेंटीमीटर का है और आपको मान लो मेजर करना है 80-90 सेंटीमीटर या 1 मीटर 2 मीटर मेजर करना है। तो उस प्रोसेस में आप करते क्या हो, उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये अपने को लेंथ मेजर करनी है और स्केल अपने पास छोटा स्केल है और स्केल की लेंथ यहाँ तक है, तो हम क्या करते हैं उसको नापते हैं कि कितने टाइम्स। तो आप एक बार यहाँ रखोगे, यहाँ पे एक मार्क करते हैं, ठीक है, फिर स्केल को यहाँ रखोगे, यहाँ पे एक मार्क करोगे, फिर स्केल को यहाँ रखोगे, तो इस तरीके से आप लॉन्ग मेजरमेंट करोगे। तो इस प्रोसेस के अंदर भी हमारे पास एरर्स आने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे एरर्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एक तरीके से, पर्सनल एरर में भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से, अगर आपका सही मेथड अगर सही मेथड नहीं है मेजरिंग करने का, तो उस कंडीशन में भी हमारे पास एरर आ सकता है। तो उसको आप कहते हैं लिमिटेशन ऑफ द मेथड यूज्ड इन मेजरिंग। तो हमारे पास अगर मेथड के अंदर कुछ लिमिटेशंस आ रही हैं तो उसकी वजह से भी एरर आ सकता है, उस एरर को भी आप कहोगे सिस्टमैटिक एरर। थर्ड है इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जिसको आप कहते हो पर्सनल एरर। तो अब जो आदमी ऑब्जर्वेशन ले रहा है उसकी हैबिट्स के ऊपर भी कई बार जो है रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आता है। ऑब्जर्वेशंस अगर आप इनकरेक्ट ले रहे हो, अब इसमें देखो कई चीजें होती हैं। एक तो जैसे आप प्रॉपर स्केल को रीड नहीं कर रहे हो, तो हमारे पास जैसे बात करूं, ये हमारे पास अगर स्केल है, ये अगर स्केल है तो आपने सुना होगा जब भी स्केल रीड करना है तो आपको जो अपनी आईज है वो बिल्कुल सामने रखनी होती है उसके फ्रंट में। तो मतलब अगर आपको ये वाला पॉइंट अगर रीड करना है तो आपकी आई कहाँ होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए बिल्कुल इसके सामने। लेकिन अगर आप साइड से ऐसे करके या ऐसे करके उस मेजरमेंट को लेते हो तो आपके पास जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं आएगी। जैसे मान लो आप यहाँ से आपको पॉइंट ये मेजर करना है, लेकिन आप यहाँ से मेजर कर रहे हो, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो रीडिंग्स हैं वो यहाँ 0 पे आने के बजाय थोड़ी सी इधर आएंगे, यहाँ आएगी। पॉइंट ये होना चाहिए अपने पास, लेकिन पॉइंट आएगा ये वाला। सिमिलरली अगर आप इस साइड से मेजर कर रहे हो सपोज यहाँ से, तब हमारे पास क्या होगा, तब ये पॉइंट यहाँ आएगा। तो आपके पास ये भी एक एरर होता है कि आपको अगर कोई चीज ऑब्जर्व करनी है तो उसको ऑब्जर्वेशन सही सामने से लेनी पड़ती है। अगर आप साइड से देखोगे तो हमारे पास रीडिंग्स के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ आ सकती है। तो हमारे पास जो ये है इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन की, आपको ऑब्जर्वेशन सही लेनी है, तो ये पर्सनल एरर के अंदर आता है। ये भी हमारे पास आ जाएगा सिस्टमेटिक एरर्स। इसमें हम कह सकते हैं ऑब्जर्वर कई बार वैल्यू गलत नोट कर लेता है, आई कुछ वैल्यू नोट कुछ वैल्यू कर ली, ये भी एक पर्सनल एरर हो गया। ये एरर भी हमारे पास सिस्टमेटिक एरर के अंदर ही कंसीडर होगा। नेक्स्ट अपने पास है लैक ऑफ एक्यूरेसी इन द फॉर्मूला यूज्ड, मतलब जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो मेजरमेंट के लिए उसी के अंदर अगर एक्यूरेसी नहीं है तो क्या होगा, जो हम मेजरमेंट करेंगे उसके अंदर भी एक्यूरेसी नहीं आएगी। ये भी हमारे पास एक रीजन है सिस्टमेटिक एरर्स के अंदर। इसकी वजह से हमारे पास सिस्टमेटिक एरर आ सकता है कि अगर आप जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो इस चीज़ को मेजर करने के लिए ना, उसी के अंदर अगर थोड़ा बहुत एरर होगा तो हमारे पास मेजरमेंट के अंदर भी एरर आ जाएगा। इसके अलावा आप कह सकते हो कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। जैसे हमारे पास एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर चेंज हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, कम हो जाए, प्रेशर कम ज़्यादा हो जाए, तो इन सब एक्सटर्नल कंडीशन के चेंज होने की वजह से भी हमारे पास जो मेजरमेंट के अंदर एरर आ सकते हैं। तो ये सारे जो कॉजेज हैं, ये सारे कॉजेज एरर के किसके हेडिंग के अंदर आएंगे, हमारे पास सिस्टमेटिक एरर्स के अंदर। और सिस्टमेटिक एरर्स कौन से हैं, ऐसे एरर्स जिनका कॉज आपको नोन हो कि किस वजह से हमारे पास ये एरर आए, उन एरर्स को हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर्स। तो देखते हैं और कौन कौन से हमारे पास एरर्स आते हैं। चलिए, तो सेकेंड टाइप का एरर जो हमारे पास आता है वो है रैंडम एरर। तो सिस्टमेटिक एरर में मैंने देखा ऐसे एरर्स जिनके कॉजेज आपको नोन हो, आपको पता हो और आप उनको एलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन रैंडम एरर्स की बात करें, रैंडम का मतलब हम क्या कहते हैं अचानक से ना कहीं से भी कुछ वैल्यू आ जाए, उसको हम कहते हैं रैंडम, है ना, जिसका आपको पता ना हो। तो ऐसे एरर्स रैंडम एरर्स कहलाएंगे। कौन से, द कॉज ऑफ सच एरर्स आर नॉट नोन। पहली बात तो ऐसे एरर्स का कॉज, किस कारण से ये एरर्स आए हैं वो आपको ना पता हो, तो ऐसे एरर्स को आप क्या दोगे, रैंडम एरर।
These type of errors cannot be eliminated. ऐसे एरर्स को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपको रीजन ही नहीं पता है, कॉज ही नहीं पता है कि किस वजह से हमारी मेजरमेंट गलत आई है, तो आप उसको जो है उस एरर को एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। तो रैंडम एरर्स, दोज एरर्स जिनके कॉज अपने को ना बताओ, दोज एरर्स जिनके कॉज अपने को ना बताओ, सेकंड दे कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, आप उन एरर्स को खत्म ना कर सको, ऐसे एरर्स को हम कहते हैं रैंडम एरर। A large number of readings are taken and then the arithmetic mean is taken so as to reduce the error। तो अब हम करेंगे क्या, इस एरर को हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, तो हमारे पास दूसरा तरीका होता है कि इस एरर को कम किया जाए। तो कम कैसे कर सकते हैं, तो कम करने के लिए अपने पास तरीका है कि हम एक ही पर्टिकुलर वैल्यू को ऑब्जर्वेशन, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा दें। एक, जैसे आपने एक बार मेजर किया, आपके पास कुछ वैल्यू आ गई, आप एक बार मेजर करने के बाद उसको 10 बार मेजर करो, 15 बार मेजर करो, 20 बार मेजर करो, आप जितनी नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशंस बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपका रिजल्ट एक्यूरेट होता है। तो आपको करना क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा देंगे, अलग अलग जो रिजल्ट आएंगे उन रिजल्ट का अपन क्या करते हैं, मीन वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो वहां से हमारे पास जो रिजल्ट एरर्स हैं वो थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे इसने यहाँ पे लिखा है, हम क्या करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स आर टेकन, बहुत सारे रीडिंग्स लेंगे और लास्ट में उसका अरिथमेटिक मीन ले लेंगे। तो जैसे एग्जांपल ये हो, लेट अस कंसीडर n ऑब्जर्वेशंस विद द वैल्यूज a1 a2 a3 एंड an। तो हमने n ऑब्जर्वेशंस ले ली, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में हमारा वैल्यू है a1, सेकंड में a2, थर्ड में a3, और इस तरह से हमने n ऑब्जर्वेशंस ली हैं, तो लास्ट अपने पास ऑब्जर्वेशन आ गई an। तो अब इनका मीन फाइंड करना है, तो मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, सभी को ऐड कर देंगे और जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन लिए उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो मीन निकालेंगे, अगर आप बार का निशान लगा सकते हो मीन के लिए, तो मीन होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू an डिवाइडेड बाय n। तो इस तरीके से आप जो रैंडम एरर है इनको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो, मतलब आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा दो, उसके बाद उसका मीन ले, और इसी फॉर्मूले को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। जो मीन है तो ये अपने 1/n, तो जो नीचे n है इसको हम कॉमन आउट लेके बाहर दे देंगे 1/n, और जो इनको ऐड किया है तो ऐड के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं, इसको समीशन का साइन कहते हैं, सब्जी को सम करने का साइन। तो समीशन का साइन लिया और i लिख दिया अपन ने 1 to n, मतलब ये यहाँ पर हमने ai लिखा है, इस i की वैल्यू 1 से लेकर n तक कोई भी हो सकती है, तो i की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a1, 2 पुट करेंगे तो a2, a3, a4, तो इस तरीके से का है। तो इसी फॉर्मूले को आप इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हो। तो ये तरीका अपने पास क्या है, रैंडम एरर्स को रिड्यूस करने का। एक ही चीज आपको मेजर करनी है, नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ा लो, जितनी नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ाओगे उतना ही आपके जो है नंबर ऑफ टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स, आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर n टाइम्स इंक्रीज कर दी है, देन द एरर रिड्यूस टू 1/n टाइम, तो उसका जो एरर है वो उतने ही टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया रैंडम एरर। सिंपल सी बात है, जिन एरर्स का कॉज आपको ना पता हो, जिनको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, ऐसे एरर्स को हम कहते हैं रैंडम एरर्स। तो ऐसे एरर्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते तो रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने का तरीका क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रीडिंग्स बढ़ाएंगे और उनका अरिथमेटिक मीन ले लेंगे। लास्ट अपने पास जो एरर आता है वो है ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर हम कह सकते हैं कि जो पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मेजरमेंट कर रहा है, उसकी केयरलेसनेस की वजह से जो एरर्स आ सकते हैं, उन एरर्स को हम कहते हैं ग्रॉस एरर। तो दीज एरर्स ऑकर्ड बाय द केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। तो जो ऑब्जर्वर जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसकी केयरलेसनेस की वजह से जो एरर्स आएंगे उनको हम कह सकते हैं ग्रॉस एरर। तो while performing the experiments, the cause of such errors may be, तो कुछ रीजन बता रखे हैं। जैसे फर्स्ट है रीडिंग ऑन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग अप इट प्रॉपरली। आप इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग ले रहे हो लेकिन आपने देखा जो इंस्ट्रूमेंट है उसको आपने प्रॉपर सेट ही नहीं किया। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेके चले, ये कोई लाइन है, इसको आप मेजर करना चाहते हो तो अपने को पता है स्केल का 0 कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे स्केल का 0 रखेंगे हम और फिर यहाँ पे अपने पास इस तरीके से रीडिंग आएंगे। ठीक है, अब जल्दबाजी में आपने किया क्या, ये 0 यहाँ पे मैच ही नहीं करवाया, 0 को आपने यहाँ नहीं रख दिया और इसके बाद यहाँ पे स्केल रख दिया और इसकी मेजरमेंट ले ली। तो ऑब्वियसली बात है आप स्केल 0 पे ही नहीं रख रहे हो तो मेजरमेंट गलत आएगी। तो इस तरीके से आप कहते हो जब आपका इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली सेट नहीं हुआ उससे पहले ही अगर आप ऑब्जर्वेशंस ले लेते हो तो इसमें भी हमारे पास एरर्स आ जाते हैं जो कि ग्रॉस एरर के अंदर इंक्लूड होंगे। सेकंड,
टेकिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली, आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं लेकिन ऑब्जर्वेशन गलत ले रहे हो, जैसे अभी हमने ऊपर बताया था पिछले एरर के अंदर कि आपको जो ऑब्जर्वेशन लेनी होती है वो बिल्कुल सामने रख के लेनी होती है। अगर आप साइड से देखते हो तो ऑब्जर्वेशन गलत आती है। सिमिलरली जैसे कोई मान लो आपको थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर देखना कितना राइज हो, तो जो थर्मोमीटर उसको हम बिल्कुल आंख के सामने रख के देखते हैं कि वो लाइन कहाँ तक रेज किया। आप उसको ऐसे करके देखोगे तो दोनों ही केसेस में हमारे पास जो है रीडिंग गलत आएगी। तो यहाँ पे भी कह रहा था टेकिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली, अगर जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वेशन ही गलत लेगा तो भी अपने पास एरर आने के चांस है। थर्ड है रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन इनकरेक्टली। अब मान लो आपने ऑब्जर्वेशन सही ली है लेकिन उनको रिकॉर्ड गलत कर दिया। आई आपके पास वैल्यू 1.23 है और आपने नोट कर लिया उसको 1.28, तो वहां पे भी हमारे पास एरर आ जाएगा। तो अगर आप ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट नोट कर रहे हो तो भी हमारे पास एरर आ सकते हैं। और जो लास्ट इसके अंदर है यूजिंग रॉन्ग वैल्यूज इन द कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशन आप कर रहे हो, फॉर्मूला आपने लगा दिया लेकिन वैल्यू कोई भी जगह कोई वैल्यू उठा के उसके अंदर रख देंगे, तो ऐसे कंडीशन में भी अपने पास एरर आने वाले हैं। तो इन सभी एरर्स को जो किसी पर्सनल ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस की वजह से होंगे, इन एरर्स को अपन कह देंगे ग्रॉस एरर। तो ये तो हमने 3 टाइप्स के एरर पढ़ लिए है ना, एरर्स पढ़ लिए, कॉजेस पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि जो एरर्स हैं हम इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड कर सकते हैं, कितना एरर आएगा। तो उसके लिए हमारे पास कुछ कैलकुलेशंस भी, हम एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम एरर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एरर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें भी हमारे पास जो एरर्स हम अलग अलग तरीके से फाइंड करते हैं। तो जैसे सबसे पहले अपने को फाइंड करना हो एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट। तो आपने जो अलग अलग मेजरमेंट्स ली हैं वो एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, और जो आपका ट्रू वैल्यू आती है क्वांटिटी, इनके बीच का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। So the difference between the individual measurement and the true value of the quantity is called the absolute error. तो उसको हम कह देंगे absolute error. Let the measured value be A1, A2, A3, AN. तो अब इसके साथ साथ इसने बता रखा है किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे साथ साथ एक एग्जांपल भी लेके चलेंगे किस तरीके से हम absolute errors को कैलकुलेट करते हैं। तो उसने मान लिया let the measured value हमारे पास A1, A2, A3, AN, ये हमारे पास कोई measured value जो हमने मेजर की है, इंडिविजुअल मेजरमेंट कह सकते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल के तौर पर मान लो आपने कोई मेजरमेंट की है और आपके जो डिफरेंट लेंथ्स आ रही है मेजरमेंट की, वो हम लिख लेते हैं। मान लो आपके पास एक बार आ गई 9.8, एक बार आपके पास आ गई 10.0, फिर आपके पास आ गई 10.2, 9.6, 10.4 एक्सेट्रा। तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज आ गई। तो मान लो मैंने 5 वैल्यूज ली हैं, ये A1, A2, A3, A4, A5, तो 5 वैल्यूज ली हैं। तो जो 5 मेजर वैल्यूज हैं A1, A2, A3, AN लिखा, तो अभी तक हम 5 वैल्यूज से एग्जांपल ले रहे हैं कि ये 5 वैल्यू मेरे पास आ गई हैं जो हमने मेजरमेंट की। अब करना क्या, सबसे पहले उसकी ट्रू वैल्यू फाइंड करनी है। तो ट्रू वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मीन लेंगे। तो द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज, तो ये सबका मीन अगर अपन निकालें तो ये सबका मीन मैं निकालता हूँ ए मीन। तो मीन में करना क्या है, इन सबको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसको डिवाइड कर देंगे। तो आप क्या करो, इसमें 9.8 प्लस 10 प्लस 10.2 प्लस 9.6 प्लस 10.4 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन में 5 से इसको अपन डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें मीन, जो अपने पास आएगा 20, 30, 40 divided by 5. 50 upon 5 मतलब 10। ये अपने पास मीन वैल्यू आ गई, सबको अपन ने ऐड कर दिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया, अपने पास मीन वैल्यू आ गई 10। अब कह रहे हैं एब्सोल्यूट एरर, वो हमारे पास क्या डिफरेंस है। ये जो आपके पास मीन वैल्यू आई, मीन वैल्यू और जो आपने मेजर वैल्यू, इनके बीच का जो डिफरेंस है, इसको आप कह देते हो एब्सोल्यूट एरर। तो हम कह रहे हैं बाय द डेफिनेशन एब्सोल्यूट एरर इन द मेजर्ड वैल्यू आर। अब डेल्टा A1 फर्स्ट वैल्यू के अंदर जो अपने पास एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा A1, तो अपने लिखा मीन वैल्यू माइनस A1। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में देखते हो मीन वैल्यू कितनी है 10 माइनस, तो फर्स्ट रीडिंग अपने पास 9.8
ए, तो ये मेरे पास आएगा 0.2। सिमिलरली डेल्टा A2 अगर आप फाइंड करते हो, मीन वैल्यू 10 है माइनस अपने पास जो वैल्यू है A2 10 0, डेल्टा A3 मीन वैल्यू 10 माइनस ऑब्जर्व वैल्यू अपने पास 10.2, ये आ जाएगा माइनस 0.2। इसी तरीके से डेल्टा A4 A5 का आप फाइंड कर सकते हो, 10 माइनस हो जाएगा 9.6, ये आ जाएगा 0.4। तो ये जो वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं, ये वैल्यूज मेरे पास है एब्सोल्यूट एरर्स। तो हमारे पास कह रहा है डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज द मेजर वैल्यू आ, तो डेल्टा A1 मान के मीन वैल्यू में से A1 को माइनस कर दो, मीन में से A2 को माइनस कर दो, मीन में से A3 को माइनस कर दो। तो जो आप डिफरेंसेस फाइंड करोगे, तो डिफरेंसेस अपने पास आएंगे एब्सोल्यूट एरर्स। एक लाइन और लिखी है, द एब्सोल्यूट एरर मे बी पॉजिटिव इन सर्टेन केसेस एंड नेगेटिव इन अदर केसेस। तो जो एब्सोल्यूट एरर्स आ रहे हैं, ये मेरे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इस केस में मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है, 0 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये एब्सोल्यूट एरर्स हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो सिंपल सा मेथड है एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करना है। जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे रखी है उनकी पहले मीन वैल्यू फाइंड करो और मीन वैल्यू में से उन ऑब्जर्वेशंस को माइनस करते चलो, तो जो आपके पास वैल्यूज आएंगी वो अपने पास होंगे एब्सोल्यूट एरर्स। और देखते हैं कौन से टाइप्स के एरर्स हमारे पास है। तो एब्सोल्यूट एरर के बाद में अपने पास जो नेक्स्ट एरर आता है वो फाइंड करना था मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एग्जांपल अभी हम वही रखते हैं, अभी हमने जो एग्जांपल देखा था क्या था, उसमें हमारे पास जो वैल्यूज थी A1 A2 A3 A4 और A5, ये अपने मानी थी 9.8 10.0 10.2 9.6 10.4, ठीक है, ये हमने वैल्यूज मानी थी। यहाँ से हमने सबसे पहले इससे पहले की बात करें एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया था। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड किया था, पहले इनका मीन फाइंड किया था, तो इनकी मीन वैल्यू इन सबको ऐड करके अपने पास मीन वैल्यू इनकी आई थी अपने पास 10। इस मीन वैल्यू से हमने क्या किया, इनके एब्सोल्यूट एरर फाइंड किए, डेल्टा A1 तो 10 माइनस 9.8 ये आ गया मेरे पास 0.2, फिर डेल्टा A2 10 माइनस 10 0, फिर 10 माइनस 10.2 माइनस 0.2, 10 माइनस 9.6 0.4, 10 माइनस 0.4 माइनस 0.4। तो इसमें हमने देखा कुछ वैल्यूज अपने पास पॉजिटिव आई, कुछ नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमने भी क्या फाइंड किया, सिर्फ फाइंड किया एब्सोल्यूट एरर। अब जो नेक्स्ट अपने पास चीज आती है वो होती है मीन एब्सोल्यूट एरर। ये आपको एरर फाइंड करना है मीन एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट एरर जब आपने फाइंड कर लिया तो नाम से ही पता लग रहा है एब्सोल्यूट एरर का क्या करना है ना, मीन कर लेना है। तो जो एब्सोल्यूट एरर्स हमारे पास आए हैं इनका अगर मीन ले लेते हैं तो अपने पास आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। So this error is the arithmetic mean of the magnitudes of the absolute errors। तो जो absolute errors अपने पास आ रहे हैं उन absolute errors का मैग्नीट्यूड लेके उनका मीन आप अगर फाइंड कर लेते हो तो आपके पास आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ए। तो ये सिंबल हो गया अपने पास, ये मीन का था तो मीन का आप डेल्टा सेम सिंबल और यूज कर दोगे, ये हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो फॉर्मूला जितने भी एरर्स अपने पास ये आए इन एरर्स का मैग्नीट्यूड करना है, मोड लगाना है, मैग्नीट्यूड लेना है और सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे इस एग्जांपल से अगर इस एग्जांपल का मैं मीन एब्सोल्यूट एरर अगर फाइंड करता हूँ तो वो किस तरीके से फाइंड करेंगे। अच्छा पहले ये हमने सेम फॉर्मूला इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, तो इसको मैं भी मिटा रहा हूँ। ये तो अपने को फाइंड करना है, ये एब्सोल्यूट एरर्स आगे, इसका मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है डेल्टा ए बार। तो इसके लिए इसने क्या कहा, जितने भी अपने पास वैल्यूज आ रही हैं एब्सोल्यूट एरर्स आ रहे हैं इनका मैग्नीट्यूड लेना है और उनको ऐड करके डिवाइड कर देना है। अब ये 2 है, 2 का मैग्नीट्यूड मेरे पास 0.2 ही रहेगा, प्लस 0 और माइनस वैल्यू को जब आप मोड करोगे मैग्नीट्यूड लोगे तो प्लस में आ जाएगी 0.2, ये 0.4 प्लस ये माइनस वैल्यू प्लस में हो जाएगी 0.4 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी अपने पास 5। तो ये 0.4 8.2 10 और 1.2 ये आ गया 1.2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जो एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं उनके मैग्नीट्यूड लेने और ऐड करके उनका मीन फाइंड कर देना, तो ये अपने पास आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो 5
2 जा 10, तो ये आ जाएगा 0.24, तो ये अपने पास आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट जो अपने पास है रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर या इसको फ्रैक्शनल एरर कह सकते हो। तो इसमें क्या करना आपको, जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है और जो मीन वैल्यू है, इन दोनों को अगर आप कॉन में लिख देते तो आपके पास आ जाएगा रिलेटिव एरर। तो अगर मैं थर्ड इसमें इसी केस में रिलेटिव एरर फाइंड करना चाहता हूँ, तो आ जाएगा मेरे पास जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है, मीन एब्सोल्यूट एरर आया है 0.24 डिवाइड बाय मीन वैल्यू। मीन वैल्यू थी मेरे पास 10, तो इसको हम कहेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर से आगे जो नेक्स्ट एरर आपको कैलकुलेट करना परसेंटेज एरर। अब ये आगे सिंपल है, अगर आपने रिलेटिव एरर फाइंड करनी है, अब रिलेटिव एरर को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो एरर आपके पास परसेंटेज एरर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी में अगर मैं परसेंटेज एरर फाइंड करता हूँ, ये हो जाएगा 0.24 डिवाइड बाय 10, तो उसको अगर आप कैंसिल आउट करते जाएगा 0.024 और यहाँ पे इंटू 100 अगर मैं इसको कर देता हूँ तो ये मेरे पास आएगा 2.4%। ठीक है, तो बड़ा सिंपल तरीका है एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड करने हैं। एब्सोल्यूट एरर्स को मोड़ लेके अगर आप मीन फाइंड कर लेते हो तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू को डिवाइड करते तो रिलेटिव एरर आ जाएगा, और इस रिलेटिव एरर को 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास आएगा परसेंटेज एरर। तो एरर्स में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चेक करेंगे जो एरर्स हैं इनको कंबाइन कैसे कर सकते हैं। मान लो आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, दोनों के अंदर एरर है, तो उनको आप ऐड कैसे करोगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो वो सब चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।